नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने ये जो आपका 14 चैप्टर है भोजन के संरक्षण से संबंधित, इसको स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका बस एक छोटा सा आपकी हेडिंग बची हुई थी, जिसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए, अब तक हमने ये पढ़ा था कि किस किन तरीकों से जो आपके भोजन में जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था उनके संरक्षण की विधियां क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भोजन में जो पौष्टिक तत्व हैं उनमें संवर्धन कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो उनकी जो पोषक तत्व हैं जो उपस्थित हैं उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक विशिष्ट पद्धति द्वारा भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करने की प्रक्रिया को पोषण संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, एक आपकी विशिष्ट पद्धति होती है भोजन को पकाने की, जिससे क्या होता है, भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व हैं उनमें सुधार लाया जा सकता है, यानी या उनके गुणों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जो ये प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं पोषण संवर्धन या इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए, ये निम्नलिखित में सहायक होते हैं, यानी कि जो आपका पोषण संवर्धन है ये आपका किस किस चीज में सहायक होता है। तो ये आपका पहली चीज है, यह शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी कि आपके शरीर को जितनी चीजों की जरूरत है वो उन चीजों को शरीर की आवश्यकता के हिसाब से शरीर को उपलब्ध कराता है। दूसरा है आपका भोजन के उचित चयन तथा उसे तैयार करने का उचित अवसर प्रदान करता है, यानी कि आपके मतलब किस बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सा भोजन चाहिए उसको भी ये क्या करता है, उसकी भी ये अपॉर्चुनिटी देता है। संतुलित आहार उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या है, जो आपका बैलेंस डाइट है। ठीक है, जो आपकी संतुलित आहार की जरूरतें हैं उसको भी ये पूरा करता है। भोजन के स्वाद और रंग रूप में भी सुधार लाता है, यानी कि जो पोषण संवर्धन का जो तरीका है इससे सिर्फ भोजन के गुण नहीं बढ़ते हैं, बल्कि उसका जो स्वाद है और उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो रंग रूप है, जो जिस तरह से भोजन दिखता है उसमें भी ये क्या करता है, वृद्धि करता है, सुधार करता है। नेक्स्ट है विविध प्रकार के भोजन उपलब्ध कराता है। देखिए, जो पोषण संवर्धन का तरीका है इसके द्वारा क्या है, जो अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के जो भोजन है वो भी क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। भोजन के पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आहार के नियोजन में सहायक होता है, यानी कि भाई आप अगर देखिए कोई एक खाना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दाल में बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन आप अगर सुबह शाम दिन रात सिर्फ दाल खा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके लिए एक टाइम पे हानिकारक हो जाएगा। यानी कि आपको जितनी भी चीजें हैं, जो अलग अलग चीजें शरीर के लिए जरूरी होती हैं, सभी को क्या करना है, सभी को बारी बारी से खाना होता है कि आज ये खा लिया कल वो खा लिया। तो क्या है, पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए जो दैनिक आहार के भोजन है उनका क्या करने में, उनका मैनेजमेंट करने में भी जो आपका पोषण संवर्धन है यानी कि इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या करता है, ये सहायता करता है। गरीबों को कुपोषण संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और अच्छी भोजन आदतें विकसित करता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके, ये इन चीजों में सहायक होता है। क्या, ये जो आपका भोजन के जो पौष्टिक तत्व हैं उनमें संवर्धन करना इन चीजों में आपका सहायता करता है। ये जो आपको इतने पॉइंट्स अभी बताए गए हैं। आगे है आपका, आगे आपको देखना है भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियां। अगर भाई संवर्धन होता तो है, लेकिन उनके तरीके कौन से हैं, किन विधियों से होता है संवर्धन, ये हमको आगे देखना है। ठीक है, देखिए, हम निम्नलिखित सामान्य पद्धतियों द्वारा भोजन के पौष्टिक तत्वों में संवर्धन कर सकते हैं, और वो 3 तरीके आपके कौन से हैं। पहला है संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, दूसरा है किण्वन जिसको खमीर उठाना कहते हैं। यानी देखिए, जैसे आप भटूरे वगैरह खाते हैं ना, तो रात में मतलब मैदा वो गूंथ के रख दिया जाता है दही या उस चीजों में, और कुछ घंटे बाद क्या है वो फूल जाता है, उसी को कहते हैं खमीर उठना। ढोकला वगैरह भी आपका इसी पद्धति से बनता है। ठीक है, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है लास्ट है, मतलब तीसरा है आपका अंकुरण जिसको कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, तो जो भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियां हैं, ये आपसे याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियां कौन सी हैं या कौन सी नहीं है। ठीक है, हो सकता है ना कि आपको
चार ऑप्शन दिए जाएं जिसमें से एक संयोजन, किण्वन, अंकुरण हो और एक कोई और दे दी जाए, तो आपसे पूछा जाए इनमें से भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की कौन सी विधि नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों हैं, तो जो आपका एक अलग ऑप्शन दिया होगा वो नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी 3 विधियां हैं? ये 3 विधियां हैं, संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, किण्वन या खमीर उठना या फर्मेंटेशन, अंकुरण या जर्मिनेशन। ठीक है, अब देख लीजिए संयोजन क्या होता है। संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन क्या होता है? कोई एक भोजन हमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराता है, इसलिए हम विविध प्रकार के भोजन खाते हैं। उदाहरण के लिए आगे है, उदाहरण के लिए हम रोटी को सब्जियों के साथ तथा चावल को दाल के साथ खाते हैं। हम अपने नियमित आहार में सलाद, दही, छाछ, चटनी, अचार तथा पापड़ को शामिल करते हैं। देखिए ये आपको अभी मैंने एग्जांपल देकर दाल का बताया था कि दाल कितनी भी प्रोटीन उसमें हो, लेकिन आप सिर्फ दाल ही दाल खाएंगे तो भी क्या होगा, आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो कोई भी एक जो खाना है, कोई भी एक खाद्य सामग्री है, आपके शरीर में हर चीज को उपलब्ध नहीं करा सकती है। ठीक है, इसीलिए हमको क्या है, अलग अलग तरह के फूड के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, अलग अलग तरह के खाने के संयोजित करके खाने की जरूरत होती है। देखिए सभी पौष्टिक तत्वों का सेवन करने का सबसे आसान तरीका है विभिन्न भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थों के संयोजन या मिश्रण को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हम एक ही व्यंजन में अनेक भोज्य पदार्थों को शामिल करके भी सभी पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खिचड़ी, ढोकला, मिस्सी रोटी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हम विभिन्न भोजन समूहों के तत्वों को मिश्रित करते हैं और भोजन को इस प्रकार से संयोजन पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार कर देता है। देखिए आपको बताया जा चुका है क्या कि एक ही खाना हमारे शरीर के पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो हमको क्या है, अलग अलग चीजों के खानों के संयोजन की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो लोग हैं ना, जो पहले के लोग हैं, उन्होंने ऐसे तरीके निकाल लिए कि भाई इस चीज को इस चीज के साथ मिला के, जैसे खिचड़ी बनती है, ठीक है, तो खिचड़ी में दाल भी पड़ती है, चावल भी पड़ता है, हल्दी भी पड़ती है, तो ये सब क्या है, ये वो चीजें हैं जिनके हमारे शरीर की जरूरत होती है। तो हमने खानों के कुछ ऐसे समूह बना लिए कि इसको इसके साथ खाना है, दाल को चावल के साथ खाना है, रोटी को सब्जी के साथ खाना है। तो इससे क्या है, इससे हमारे शरीर में जो भी चीजें चाहिए, जो चीजें हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी हैं, वो सभी चीजें बारी बारी से जा रही हैं। ठीक है, तो यही होता है भोजन का संयोजन या कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। किण्वन देखिए वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित या दही आदि के रूप में शामिल किए गए सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्वों को साधारण व बेहतर रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नए पोषक तत्व जैसे विटामिन सी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होता है। दही, ब्रेड, खमन, ढोकला, इडली किण्वित भोजन के उदाहरण हैं। देखिए जो आपका किण्वन है ये क्या होता है, जैसे आपका दही है, दही कैसे बनता है, जब दूध को लैक्टोबैसिलस जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जब दूध में वो क्या करते हैं, अपनी प्रक्रिया शुरुआत करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। अगर आप दूध में थोड़ा सा दही डालकर उसको क्या करते हैं, हल्का सा गुनगुना करके रख दें, तो क्या होता है, कुछ घंटों बाद वो क्या होता है, दही बन जाता है दूध आपका। तो ये दही बनता कैसे, एक जीवाणु काम करता है उसके लिए, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो यही क्या है, जो सूक्ष्म जीवाणु है और जो पहले का भोजन होता है जिससे वो परिवर्तित होता है, जो बाद में बना हुआ जो खाद्य सामग्री है वो आपकी ज्यादा पोषण युक्त होती है। ठीक है, और वो क्या होती है, शरीर को ज्यादा फायदा भी पहुंचाती है। देखिए जो इस प्रक्रिया में कुछ नए तत्व बनते, नए पोषक तत्व जैसे विटामिन सी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन के संरक्षण की किस प्रक्रिया के दौरान विटामिन सी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो आपको ये याद रखना है, जो किण्वन या फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, इसके दौरान जो भोजन है वो बेहतर या सुधरता तो है ये, साथ ही साथ इस प्रक्रिया के दौरान जो आपका विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसका भी निर्माण होता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपको अभी उसका भटूरे का बताया था एग्जाम्पल, जो आपकी ब्रेड है ये भी इसी तरीके से बनती है, ढोकला है, इडली है, ये सब किण्वन के ही उदाहरण है आपके। ठीक है, जिससे चीजें क्या होती हैं, जिसमें चीजों में खमीर उड़ जाता है और वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। इसके लाभ देखिए, किण्वन के क्या है, किण्वन के आपको लाभ बताए जा रहे हैं। क्या है ये आपका किण्वन
भोजन की सुपाच्यता में सुधार करता है। सूक्ष्म जीवाणु जो किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं वे भोजन के प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को छोटे भागों में खंडित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन को पचाना आसान हो जाता है। देखिए जो किण्वन की प्रक्रिया है ना, ये भोजन को उस तरह से बना देती है जिससे वो जो भोजन है वो क्या हो जाए, पचाने में आसान हो जाए, सुपाच्य हो जाए। सूक्ष्म जो जीवाणु है वो किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं और भोजन में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को छोटे भागों में क्या कर देते हैं, जो प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट है इनको क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जो खाना होता है हमारा पचाने में आसान हो जाता है और खाना जितनी आसानी से पचता है वो हमारे शरीर को उतना ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है। आगे देखिए, आगे है किण्वित भोजन स्पंजी और नर्म होता है, जिसके कारण वह भोजन बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए उपयोगी हो जाता है। देखिए जो बहुत हार्ड चीजें होती, मतलब जो बहुत कड़ी चीजें होती, इस तरह की चीजें ना बच्चे खा सकते हैं ना बुजुर्ग खा सकते हैं। तो जो मतलब जो किण्वित भोजन है जो किण्वन की प्रक्रिया के दौरान बनता है उसके फलस्वरूप बनता है, तो इस तरह का भोजन सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, क्योंकि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो सभी लोग इस तरह का भोजन कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो आपका थर्ड प्रोसेस है, आप संयोजन पढ़ चुके हैं, ठीक है, किण्वन पढ़ चुके हैं। जो आपका आखिरी विधि है वो कौन सी है, अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए साबुत मूंग या चने के दाने लीजिए और उन्हें थोड़े से पानी में पूरी रात भिगोकर रख दीजिए। अगले दिन उनका आकार बदल जाएगा और वे छूने में नरम हो जाएंगे। यदि आप उन दोनों को मलमल के कपड़े में बांधकर 12 या 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों की दानों में छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंकुरण कहलाती है। ये सब आप सभी को पता होगा कि हमारे घरों में जो हमारी मम्मी दादी नानी है, ठीक है, जो भी खाना बनाता है हमारे घर में वो क्या है, जो चीज है अंकुरित करने के लिए रख दी जाती है, जो दालें हैं या चने हो गए आपके, ठीक है, तो वही चीज इसमें आपकी बताई गई हैं। अंकुरित करने का मतलब है कि किस चीजों को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ देना, जिससे अगले दिन क्या होगी, वो आकार में बड़ी हो जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं और खाने में क्या हो जाती हैं, खाने योग्य हो जाती हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं और इससे हमारे शरीर में क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और इनको क्या है, उन्हीं भीगी हुई जो चीजें हैं, जो फूली हुई चीजें हैं, उन्हीं को अगर हम किसी कपड़े में बांधकर 12-14 घंटे या आधे दिन के लिए, एक दिन के लिए रख दें, कहीं लटका कर छोड़ दें, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे छोटी छोटी जड़ें टाइप की निकल आती हैं। तो वही क्या होता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, यही प्रक्रिया आपकी अंकुरण कहलाती है। ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और आपको पता भी होगा जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या जो डाइटिशियन वगैरह लोग होते हैं वो इन चीजों को खाने की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं, स्प्राउट्स, ठीक है। बेसिकली देखिए आगे आपका गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि अनाजों को भी अंकुरित किया जा सकता है। इन अनाजों को छाया में सुखाकर तवे पर हल्का सा भूना जा सकता है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। आगे आपका इन्हें पीसकर युवा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कई व्यंजनों में प्रयोग किया जा सकता है। मूंग, मटर, काले चने जैसी दालें भी अंकुरित की जा सकती हैं और इन्हें बाद में भाप में पकाया जा सकता है और नींबू, मिर्च, नींबू का रस, चाट मसाला आदि डालकर खाया जा सकता है। मतलब ये जो चीजें देखिए, खाने जो चीजें हमारी जीभ को अच्छी लगती है ना, वो हमारे पेट को अच्छी नहीं लगती, और जो हमारे पेट को अच्छी लगती हैं चीजें, जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, वो हमारे जीभ को अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो चीजें जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी अच्छी हैं, उनको क्या करना चाहिए, अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, जैसे मूंग की दाल हो गई, चने, मटर, इस तरह की जो चीज, जो अंकुरित चीजें, अगर आप उसको नहीं खा पा रहे हैं तो उनको हल्का सा भाप में पका लेना चाहिए और इसमें कुछ मसाले, नींबू, मिर्च ये सब डालकर खा लेना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि हो। आगे देखिए, आगे आपका प्रत्येक अनाज या दाल को अंकुरित करने में प्रयुक्त होने वाले समय व पानी की मात्रा भिन्न भिन्न है। सामान्य भिगोने में 8 से 16 घंटे और अंकुरण में 12 से 24 घंटे का समय लगता है। जिस कपड़े में भीगी हुई दाल बांधी जाती है उसे पूरे समय नम रखा जाना चाहिए।
देखिए इसमें आपका क्या बता रहा है, जो आपकी अलग अलग दालें होती हैं, अलग अलग अनाज होते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर एक कोई अनाज है वो आपका 6 घंटे में अंकुरित हो जा रहा है या 6 घंटे में भीग जा रहा है, तो जो अन्य अनाज या दालें हैं वो भी आपकी उतना ही समय ले। हर जो अलग अलग अनाज है, अलग अलग दालें हैं, सबका क्या है, सब में उपयुक्त तो होने वाला जो पानी है उसकी मात्रा अलग होगी, और जो उसके भीगने का समय है वो अलग होगा, जो उनके अंकुरण का समय है वो क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा। लेकिन आपसे अगर एक सामान्य समय पूछा जाए तो 8 से 16 घंटे किसी भी चीज को भिगोने का समय होता है, और किसी भी दाल या अनाज के जो अंकुरित होने का समय है वो आधे दिन से 1 दिन यानी कि 12 घंटे से 24 घंटे हो सकता है। ठीक है, और जिस चीज में आपका अनाज या दाल अंकुरित करने के लिए रखी जाती है वो कपड़ा क्या होना चाहिए, पूरे समय तक गीला होना चाहिए, नम होना चाहिए, यानी कि उस जो आपका खाद्य पदार्थ है उसको नमी मिलती रहनी चाहिए, तभी वो अंकुरित अच्छे से हो पाता है। आगे देखिए आपका लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, लाभ, यानी कि जो आपका अंकुरण है, जो आपका जर्मिनेशन है, इसके लाभ क्या है इस तरह के भोजन को खाने के। देखिए यह भोजन को भोजन की सुपाच्यता को बढ़ाता है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन को सुपाच्य बना देते हैं। देखिए जो आपका अंकुरित भोजन है ना, ये क्या है, भोजन की जो सुपाच्यता है इसको क्या करता है, बढ़ाता है, क्योंकि जो इस प्रोसेस से जो चीजें हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है और जो प्रोटीन है, ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और भोजन को पचाने में आसान बना देते हैं, और भोजन को क्या करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भी बना देते हैं। भोजन की लागत को बढ़ाए बिना उसके पोषण तत्वों में वृद्धि करता है। यानी कि देखिए अगर आप दाल है, ठीक है, आप दाल को ऐसे खाएंगे और दाल को अंकुरित करके खाएंगे, जो अंकुरित की हुई दाल है वो आपके शरीर को ज्यादा फायदा करेगी, जो अंकुरित अनाज है ये आपके शरीर को ज्यादा फायदा करेंगे। देखिए आपने दाल ऐसे खा ली, ठीक है, और उसको भिगोकर अंकुरित कर लिया, तो भिगोकर अंकुरित करने में आपको पैसे नहीं देने पड़े, ठीक है, बस एक आपने प्रक्रिया की, उसके द्वारा आपने क्या कर लिया, जो भोजन है उसके जो गुण है उसमें वृद्धि कर ली। यही क्या है, भोजन का जो मतलब संवर्धन है, पौष्टिक तत्वों में संवर्धन है, इसी प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, कि बिना आपने उसमें कोई लागत लगाए या कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, आपने क्या किया, जो आपके पास खाद्य सामग्री है आपने उसके पोषक तत्वों में, उसके गुणों में वृद्धि कर ली। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, बस इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बचे हैं, ये आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। 41 क्वेश्चन है आपके, ये आपके 1 या 2 वीडियो में बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को कंप्लीट देखिए, 1 से 2 बार रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स अपने बनाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है और आपका एग्जाम है जनवरी में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, अपना प्लीज सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।